गई, यानी एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल बराबर आ गया। दैट मीन्स वी आर करेक्ट। ठीक है जी। और उसके बाद में उसी क्वेश्चन में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसी क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट्स करवाऊंगा। ठीक है, एडजस्टमेंट का मतलब मैंने शायद कल बता दिया था। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू प्रिपेयर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एवरी फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही कहता था ना, हर फाइनेंशियल ईयर, यानी क्या होता है फाइनेंशियल ईयर? स्टार्ट्स फ्रॉम First, फर्स्ट 1 अप्रैल April, एंड एंड्स ऑन 1 31st April to 31st 31st March. March. 31st मार्च, राइट, 31st मार्च। तो हर 31st मार्च को आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। ठीक है, 31 मार्च को आपने अपनी बैलेंस शीट बना ली। 10-15 दिन के बाद आपको पता चला कि आप कुछ ट्रांजेक्शन्स करना भूल गए थे, तो उसको बेटर है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके कर दिया जाए, बशर्ते कि जिस दिन की वो एंट्री है। मान लीजिए सितंबर की एंट्री थी, तो सितंबर के बाद के सारे बैलेंसेस चेंज होंगे। मान लीजिए आपने रेंट देना भूल गए, चलो रेंट तो भूलना कम होता है, सैलरी दे दी थी असलियत में तो, लेकिन बुक्स में एंट्री करना भूल गए आप। ठीक है, सितंबर की, तो सितंबर की डेट में अगर एंट्री करेंगे तो उसके बाद हर डेट का बैलेंस, कैश का बैलेंस तो चेंज हो ही गया ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आप क्या करते हो, 31st मार्च को एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हो, जिससे उसका इम्पैक्ट आ जाता है, आपकी बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर हो जाती है। ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट 7-8 एडजस्टमेंट हैं, उसी सॉल्यूशन में मैं 7-8 एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा और बैलेंस शीट टैली कर दूंगा बस। तो हर एडजस्टमेंट के लिए इतना बड़ा बड़ा एक एक क्वेश्चन कराना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है जी, स्टार्ट हो जाए हम। चलिए, स्टार्ट होने के लिए मुझे बोर्ड चाहिए सबसे पहले। बोर्ड विजिबल है जी, और पास कर देते हैं। यस, बोर्ड विजिबल है सबको? यस सर, विजिबल है। क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर। डेबिट में बहुत छोटा छोटा सा लिख रहा हूँ, मजबूरी है मेरी, क्योंकि मेरा बोर्ड बड़ा छोटा सा है, मुझे ये लिख के यहाँ क्वेश्चन भी करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। राइट, अब पर्टिकुलर्स क्या है? सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैपिटल 3 lakhs, सेल्स 5 lakh, परचेजेस 2 lakhs, रेंट, सारे दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं। रेंट 10,000, कार्टेज इनवर्ड 5,000, सैलरी 10,000, उसके बाद मशीनरी 1 lakh। ठीक है जी, उसके बाद डेटर्स 1,50,000। उसके बाद क्या रह गया? इंटरेस्ट 20,000, 25,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन के लिए भी लगा दिया। लास्ट स्टॉक। ठीक है जी, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
कैपिटल क्रेडिट साइड 3 लाख, सेल्स क्रेडिट साइड 5 लाख, उसके बाद सब डेबिट है। परचेजेस 2 लाख, रेंट 10,000, रेंट 10,000, कार्टेज इनवर्ड 5,000, सैलरी 10,000, मशीनरी 1 लाख, मशीनरी 1 लाख, डेटर्स 1,50,000, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड 25,000। ठीक है, लास्ट स्टॉक अभी लिखा नहीं है, क्यों? इसका टोटल करिए 8,20,000, मैंने खुद क्वेश्चन बनाया ना जी, 8,25,000। इसका जरा टोटल करना कितना आता है ये, 215, 225, 225, 325, 475, राइट, 475। और डिफरेंस कितना हुआ, 825 माइनस 475, 3,50,000। दिस इज माई स्टॉक और इसका टोटल आ गया 8,25,000। ये एक बार जरा प्लीज सारे टोटल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ गलती हो गई तो आपका आगे आंसर कभी बैलेंस शीट टैली होगी ही नहीं। यस, क्लियर है सबको? कोई आइटम समझ नहीं आ रही हो, दिखाई नहीं दे रही, दोबारा बोलनी है क्या? यस, दोबारा बोलना है जी कोई आइटम? एवरीथिंग इज क्लियर? बेटा आवाज आ रही ना मेरी? यस, तो एवरीथिंग इज क्लियर, टोटल इसका टैली हो रहा है। क्या बात है, कोई आंसर ही नहीं आ रहा? बेटा मैं बोर्ड की तरफ नहीं देख पा रहा हूँ। एक बार दोबारा बता दीजिए। दोबारा क्या चीज, सारे बताऊं दोबारा? नहीं सर, लास्ट पे जो थे। लास्ट, एक सेकंड रुकिए। सर ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा है? दोबारा सुन लीजिए, कैपिटल 3 लाख, सेल्स 5 लाख, परचेज 2 लाख, रेंट 10,000, कार्टेज इनवर्ड 5,000, सैलरी 10,000, मशीनरी 1 लाख, डेटर्स 1,50,000, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है 25,000, स्टॉक 3,50,000, टोटल डेबिट साइड का 825, क्रेडिट साइड का 8,25,000। क्लियर? यस सर। नाउ यू हैव टू यस। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैसे बनाएंगे? कई स्टूडेंट कहते हैं कि पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट। ठीक है, आप इग्नू के आंसर शीट्स बड़ी अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि कभी भी ऐसा मत करना, एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे पे प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरे पे बैलेंस शीट साइमल्टेनियसली ओपन कर दो, एक एक आइटम फिट करते जाओ, कभी मिस्टेक होगी ही नहीं। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, तीनों अकाउंट साइमल्टेनियसली खोल रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट ई फॉर्म में बनता है। ठीक है, सेम वही है जो आपको एक बताया था, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, और इधर क्या आता है, मैं एक में लिख देता हूँ, चलो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट जैसे लेजर पोस्टिंग थी सेम वही है, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। और यहां मैं बना देता हूं बैलेंस शीट। ये समझ आ गया, तीनों मैंने इकट्ठे खोल दिए। अब मैं एक एक को पकड़ूंगा, जहां फिट होता जाएगा वहां फिट करता जाएगा। फर्स्ट, कैपिटल 3 लाख, ट्रेडिंग में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। यस, बैलेंस बताइए शीट। कहाँ है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट। वेरी गुड। कौन सी साइड में? ये साइड होती है एसेट की और ये होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी की। सबसे पहला वर्ड ही आता है कैपिटल। क्लियर है जी सबको? यस सर। नेक्स्ट, सेल्स 5 लाख, कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग या बैलेंस शीट? बोलिए, भूल गए? सब बताया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बोला फिक्स होता है। यहाँ लिखना है अपने आप, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, इधर बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये चार चीजें लिखनी है आपने इसमें, ठीक है, अपने आप। हेलो हेलो, यस, चले आ गए? राइट। मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इसको बैलेंस शीट को यहाँ से शुरू लॉस नहीं, इसको बंद कर देता हूँ। कैपिटल 3, ठीक है जी। यस, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये लिखना बड़ा जरूरी है। चारों चीजें अपने आप लिख दो, जो जहां आएगा फिट कर देना, ठीक है। तो सेल्स 5 लाख, परचेजेस 2 लाख, राइट। रेंट, यस, रेंट कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? रेंट क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है। जैसे ही एक्सपेंस वर्ड आपके पास आता है, आपने सिर्फ एक चीज सोचनी है, क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट? अगर डायरेक्ट है तो यहाँ आएगा, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। रेंट, मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं ये एज्यूम नहीं करूंगा कि ये फैक्ट्री का रेंट है। कभी ऐसे एज्यूम मत करना, नहीं तो आप सारी खर्चे फैक्ट्री के मान लोगे, ठीक है। रेंट मीन्स जनरल रेंट, तो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। टू, क्लियर है जी सबको? एक ही क्वेश्चन कराना मेरे को, देखो समझ आ जाना चाहिए। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, कार्टेज इनवर्ड 5000, और ये क्या होता है? कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में, प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट में? ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में। एक ही स्टूडेंट आंसर दे रहा है, क्यों? कार्टेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने डायरेक्ट बताया एक्सपेंस। था, यस, इट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। कार्टेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड मींस जहां से आपने परचेज करी और अपनी प्रीमाइसिस तक लेकर आए, वो एक्सपेंस होता है। तो चाहे आप ट्रेडर हो और चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो, दो में से एक ही होंगे, ये दोनों के लिए दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। सो टू कार्टेज इनवर्ड 5000। नेक्स्ट, सैलरी 10,000, कहाँ आएगा जी? यस,
ये बताएगा। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, कोई और आंसर? कोई और ऑप्शन किसी के माइंड में आती है कि ये गलत है, या सबका आंसर यही है? यस। सैलरी, सैलरी 10,000, तो बड़ा सिंपल आंसर मैंने बोला। सैलरी क्या है? सैलरी एक्सपेंस। सैलरी इधर एक्सपेंसिव में आएगा। सैलरी एक्सपेंस है। सबसे पहला सवाल क्या है कि सवाल पूछना है, डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट तो है तो यहाँ आएगा, इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट। यहाँ आएगा। इनडायरेक्ट है। सैलरी दो या ना दो, प्रोडक्ट बिकने की हालत में है। 10,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ मशीनरी 1 लाख, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एसेट साइड में एसेट साइड। मशीनरी 1 लाख। राइट, क्लियर है सबको? यस सर। डेटर्स 1,50,000, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एसेट साइड। एसेट साइड में क्या होते हैं? डेटर्स 1,50,000। यस, करेक्ट। क्या कौन होते हैं डेटर? जिनसे पैसे लेने होते हैं। वेरी गुड, जिनको आपने उधार पे, क्रेडिट पे सेल करिए और आपने पैसे लेने हैं, इसलिए ये एसेट है। डेटर्स 150। क्लियर? नेक्स्ट, सोच के बताना। डेटर्स इंटरेस्ट 25,000, क्रेडिट साइड में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, दिस साइड और दिस साइड, यही गड़बड़ है। दिस इज, पहली बात, क्रेडिट साइड में है ना ये। अभी तक जो रेंट, कार्टेज, सारे खर्चे आ रहे थे वो सब डेबिट कॉलम में थे। ये पहला है इंटरेस्ट, जो क्रेडिट साइड में है। इसका मतलब दिस इज डेबिट साइड। इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट रिसीव्ड। मैंने जान के यहाँ वर्ड लिखा नहीं था, पहले मैं लिखना चाह रहा था रिसीव्ड, मैंने कहा छोड़ दो। सो दिस इज इंटरेस्ट पेड नहीं है, पेड होता तो डेबिट होता। दिस इज क्रेडिट साइड, दैट सर बाय में मीन्स। क्या चीज जी? बोलिए। बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट, ये इनकम है, बस। ये क्लियर है जी सबको? बाय इंटरेस्ट या बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मैंने कहीं पैसे दिए थे, मुझे इनकम आई। दिस इज इनडायरेक्ट इनकम। इसको अर्न करना मेरा मेन बिजनेस नहीं है। मेरा मेन बिजनेस तो ये सेल परचेज था। तो इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए गुड, नेक्स्ट। अब ये सोच के बताना है। स्टॉक 3,50,000, कौन बैलेंस सा शीट। स्टॉक? बैलेंस शीट, एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड। और कोई आंसर? तो ये आंसर गलत है, ये बताइए। आपको दो स्टॉक तो यही दिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक भी दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिख रहा है। आप सर बैलेंस शीट ट्रेडिंग। ध्यान से सुनिए, मैं आंसर दे ट्रेडिंग। रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपको स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इट ऑलवेज मीन्स इट इज ओपनिंग स्टॉक। आई रिपीट, चाहे उसके आगे वर्ड किसी क्वेश्चन में दिया होगा स्टॉक और किसी में लिखा ही होगा ओपनिंग स्टॉक, मैंने जान के नहीं दिया। अगर नहीं दिया, इट ऑलवेज मीन्स ओपनिंग स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में हमेशा ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता कभी। तो दिस 3,50,000 इज ओपनिंग स्टॉक। ये समझ आ गया?
क्लियर और नॉट? तो मैंने क्वेश्चन ही गलत ले लिया, एनीवे कोई बात नहीं। पॉइंट क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. अब मैंने जितनी भी आइटम थी सबको जहां फिट होती थी कर दिया। अब मुझे वन बाय वन एक एक करके इसको क्लोज करना है। सबसे पहले बड़े ध्यान से सुन लेना, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करूंगा। इसका जो आउटकम आएगा उसका रिजल्ट यहाँ आएगा। इस प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी निकलेगा वो बैलेंस शीट में जाएगा, फिर बैलेंस शीट अपने आप टैली होगी। राइट, चलिए अब एक एक करके क्लोज करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है तो निल। ठीक है, क्लोज कैसे करते हैं? जैसे हमने पहले पढ़ा था वैसे ही क्लोज करेंगे। दोनों साइड का टोटल करिए, एक साइड ज्यादा होगी एक साइड कम होगी। दिस इज 5 लाख एंड दिस इज 5,55,000। so the balancing figure is 55,000. Clear? Is it clear? इसको मैं क्या लिखूंगा? बाय, किसी को याद हो, ग्रॉस लॉस। ये मेरा ग्रॉस लॉस है क्योंकि इधर की तरफ आ रहा है। क्लियर? ये मैंने क्वेश्चन बनाया कि खुद तो गलती आ गया लॉस। अब इस लॉस को मैं यहाँ कैरी फॉरवर्ड करूंगा टू, इधर आया है तो इधर करूंगा, टू ग्रॉस लॉस 55,000। ये समझ आ गया? यस और नो? Yes, sir. ग्रॉस लॉस मैंने यहाँ कैरी फॉरवर्ड करा। अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है। 55, 65, इसका टोटल है 75। ये भी 75 बनाना है। डिफरेंस कितना आया? 50,000। व्हाट? बाय नेट लॉस। ये मेरा नेट लॉस है 50,000। ये सबको समझ आ गया? Yes, sir. क्लियर है जी? अब ये नेट लॉस कहाँ जाएगा? जितना भी Capital. प्रॉफिट है या जितना भी लॉस है वो ओनर के पास जाता है। ओनर को मैंने कैपिटल क्या है, वही पैसे जो मैंने ओनर को देने हैं। तो मैं अगर प्रॉफिट है तो इसमें ऐड कर दूंगा, और अगर लॉस है तो इसमें से Minus. लेस कर दूंगा। नेट लॉस 50,000। दैट मीन्स दिस बिकम्स 2,50,000। क्लियर? अब मुझे बैलेंस शीट का टोटल करना है। यहाँ एक ही आइटम है 2,50,000, और इधर क्या है, दो आइटम 1 लाख और 150, 2,50,000 अपने आप टोटल टैली। बात समझ आ गई? बैलेंस शीट का टोटल ऑटोमेटिकली टैलीज। दैट मीन्स मैंने जो भी निकाला है वो सब सही है, सब करेक्ट है। मैं फिलहाल के लिए यही मान के चलूंगा, बाकी देखेंगे। पॉइंट क्लियर है जी? Yes, sir. हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी तो ये बड़ा सिंपल है। अभी अगर किसी को लिखना है लिख लीजिए। आफ्टर 15 मिनट्स आपको बोर्ड पे कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, सिर्फ सुनते जाओगे। अगर अभी दिख रहा, समझ आ गया कि कौन सी आइटम कहाँ है और आपने नोट कर रखी है तो आपको समझ आएगा। इसके बाद नहीं तो बोर्ड पे ऐसी खिचड़ी बन जानी है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, इसीलिए अगर इसको लिखना है लिख लीजिए, फोटो लेनी है फोटो ले लीजिए, जो आपको करना है वो कर लीजिए। क्योंकि मैं अब स्टार्ट हो रहा हूँ एडजस्टमेंट्स। अगर इसमें कोई डाउट है मोस्ट वेलकम। मैंने ट्रेडिंग के भी कुछ कंपोनेंट ले लिए। मैंने कोशिश करी प्रॉफिट में जितने मर्जी खर्चे बोल सकता था मैं। यहाँ प्रिंटिंग स्टेशनरी बोल देता, कन्वेंस बोल देता, डेप्रिसिएशन बोल देता, बहुत सारे बोल सकता था। ठीक है ना, सब डेबिट में लिखते चले जाने। मैंने एक एक दो दो आइटम सबकी कवर कर ली। अब मैं एडजस्टमेंट कराने जा रहा हूँ। ठीक है जी? नाउ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैं 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज कर चुका हूँ। उसके बाद मुझे पता चलता है क्या कि मैंने कुछ गलती कर दी।
अब मैं उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा। मैं एक एक करके एडजस्टमेंट एंट्री का इम्पैक्ट, हाँ सॉरी, स्टार्ट कराने से पहले मैं 2 मिनट 2 चीजें बताना चाहूंगा। हर, बड़े ध्यान से सुनना, हर एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, हर एडजस्टमेंट एंट्री का डबल इम्पैक्ट होता है, ठीक है। ये 2 चीजें बतानी जरूरी है। डबल इम्पैक्ट मतलब वो 2 जगह जाएगा। 2 जगह का मतलब ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में भी जा सकता है, ट्रेडिंग में बैलेंस शीट में भी जा सकता है। बेटा म्यूट कर लो, कौन है, शोर आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में या बैलेंस शीट में भी जा सकता है, या हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट की ही डेबिट और क्रेडिट में चला जाए, प्रॉफिट एंड लॉस की ही डेबिट और क्रेडिट में चला जाए, या बैलेंस शीट की ही एसेट और लायबिलिटी में चला जाए। कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट 2 जगह है, ये याद रखना है। बच्चे कई बार क्या करते हैं, एक जगह इम्पैक्ट ले लिया, भूल गए दूसरी जगह डालना, बैलेंस शीट नेवर टेल। समझ आ गई? इम्पैक्ट 2 जगह जाना है हर एडजस्टमेंट में। क्लियर? पहली एडजस्टमेंट है, आपने ये सारा क्वेश्चन कर लिया। 5 दिन के बाद आपको पता चलता है क्या, ये क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक था आपकी बुक्स में 1 लाख, ठीक है, आप लिखना भूल गए। फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री इज क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, जहाँ जहाँ 2 जगह इम्पैक्ट जाता है वहाँ ले जाओ। अब सवाल, कहाँ 2 जगह इम्पैक्ट जाएगा? एक तो मुझे दिख ही रहा है, ये रहा जी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आता है, तो इस नील की जगह मैं लिखूंगा 1 लाख, ठीक है, यहाँ आता है। और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक मेरा बैलेंस शीट में आएगा, ठीक, समझ आ गई की बात? आई रिपीट, क्लोजिंग स्टॉक, अब मैं बता रहा हूँ, जिसको लिखना है लिख सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक विल गो टू क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ, ये 2 जगह है, मैं सब में बोलूंगा हर एडजस्टमेंट एंट्री में कहाँ कहाँ जाता है। फिर सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक डबल इम्पैक्ट कहाँ है? पहला क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ है? एसेट साइड ऑफ। ये समझ आ गया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जैसे ही मैंने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख लिखा, तो मेरा ग्रॉस लॉस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या मेरा ग्रॉस लॉस रहेगा? नहीं। No, sir. इसकी जगह मेरा टू Gross profit. ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 45,000। क्लियर? मैं इस 45 की जगह इधर लिखूंगा 45। जैसे ही मैं यहाँ 45 लिखूंगा, ये मेरा नेट लॉस चेंज हो जाएगा किसमें? नेट प्रॉफिट में। कितने नेट प्रॉफिट में? ये बता सकता है? 50,000, ठीक है, 50,000 हो गया ना। 60,000, 60,000 में से, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, 70,000, 70 में से 20 गए, मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 50,000। ये समझ आ गया? Yes, sir. मेरा नेट लॉस 50,000 की जगह, बाई चांस है फिगर सेम ही आ रही है, मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 50,000। अब जैसे ही ये नेट प्रॉफिट हुआ, तो मैंने इस नेट लॉस की जगह मैंने सिर्फ क्या करना है, ऐड ही तो करना था। जैसे इसको ऐड करूंगा तो ये 250 की जगह क्या हो गया, 350, और इस साइड क्या हो गया, 1 लाख, 2 लाख और 350। इस साइड भी मेरा टोटल आ रहा है 350, अपने आप टैली हो गया जी, 350 और 350। बात समझ आ गई? मेरी बैलेंस शीट अपने आप टैली हो गई, मैंने यानी एडजस्टमेंट जो 2 जगह लिखी है वो सही लिखी है, ये समझाना चाहता था। इज, बेटा म्यूट करो प्लीज। इज इट क्लियर? Yes, sir. डबल इम्पैक्ट कहाँ गया मैंने बता दिया, उस डबल इम्पैक्ट को लेके आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है, ये भी समझा दिया। पहली एडजस्टमेंट क्लियर है जी? आगे चलो।
यस, चलो नेक्स्ट यस एडजस्टमेंट। सर। Yes, sir. नेक्स्ट, गुड, सुनते जाइए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज, अच्छा यहाँ लिख दो, आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, यानी कि आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब 2000 रुपये आपने रेंट देना था, भूल गए, दिया नहीं है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग मीन्स रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड। आउटस्टैंडिंग रेंट ड्यू है, आपको देना था, ड्यू था, आप उसको अपनी बुक्स में लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, अब लिख लीजिए। अब इस एडजस्टमेंट एंट्री का रूल क्या है पहले वो बता देता हूँ। जो भी खर्चा है, ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो भी एक्सपेंस आप भूल गए, अगर उस एक्सपेंस का हेड, एक्सपेंस यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, चाहे ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में, जहां पर भी अगर वो है तो आपने उसी में ऐड करना है। पहला पहला इंपैक्ट, आई रिपीट, इफ एनी एक्सपेंस इज लेफ्ट, सॉरी ऐसे बोल देता हूँ, द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर एनी एक्सपेंस इज फर्स्ट इम्पैक्ट टू बी एडेड इन द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस हेड, आइदर इन ट्रेडिंग अकाउंट और इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वो पहले से खर्चा है तो उसी हेड में ऐड करना है। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग देना है ना, तो इट इज माई लाइबिलिटी, उसको मैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखूंगा। बात समझ आ गई? यानी कि मैंने क्या बोला अब इस केस में, 2000 रुपये मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये देखूंगा रेंट का खर्चा है, यस है, मैं इसी में ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, ये बन गया 12,000, ये समझ आ गया। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट 2, आई रिपीट, रेंट में ऐड करूंगा, अलग से नहीं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट, अगर आप अलग भी लिख दोगे आंसर टैली हो जाएगा, लेकिन मेरे जैसे एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि आपका रेंट 12,000 दिखना चाहिए, तभी तो मजा आएगा, तभी तो पॉइंट क्लियर हुआ कि आपका वो खर्चा था जो आपने कम दिखाया। एड आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, टोटल बिकम्स 12,000। और दूसरा एंट्री, दूसरा इम्पैक्ट, सॉरी, आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी साइड में दो, समझ आ गया? बोलो यस और नो। यस सर। अगर अब ये समझ आ गया है तो इससे हम बैलेंस शीट टैली करते हैं। बैलेंस शीट टैली करें हम, देखो क्या इस इम्पैक्ट से बैलेंस शीट टैली हो रही है। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन की बात करूंगा, यानी कि जिसमें 55,000 का लॉस है, मैंने क्या लिखा, 2,000 रुपये मैंने एक्सपेंस ऐड करा, मेरा लॉस कितना आ रहा था, 50,000। जैसे ही मैंने 2,000 का एक्सपेंस और ऐड करा तो ये मेरा नेट लॉस 50,000 की जगह कितना हो गया, 52,000। ये समझ आ गया जी पहला स्टेप। मैं ओरिजिनल, मैं 250 से हर क्वेश्चन को कंपेयर करूंगा, 250 से 350 पे नहीं पहुंचा, मैं तो समझा रहा था बस, समझ आ गई बात। 2,000 का मैंने रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड करा, तो ये जो मेरा नेट लॉस 50,000 था, ये 52,000 बन गया। क्लियर? मैंने इसमें अब इसको लेस करना है कितना, 52,000। मैं जैसे ही 52,000 इसमें से लेस करता तो ये फिगर कितनी हो जाती, 248, ठीक है। और मैंने 2,000 यहाँ लिखा, तो 248 प्लस 2 टोटल बिकम 2,50,000 सेम। और इधर मैंने कोई चेंज ही नहीं करा, तो 2,50,000 टोटल यही रहना है, बैलेंस शीट मेरी टैली। समझ आ गई बात? यस और नो? दोबारा बोलूं, क्या क्लियर है? यस, बेटा आंसर तो दो। मेरी आवाज तो आ रही है ना जी, मुझे डाउट हो जाता है मेरी आवाज नहीं आ रही।
Yes, sir. आवाज आ रही है? गुड। पॉइंट क्लियर हो गया या दोबारा बताऊं? सर एक और बता दो। आपने 2000 रुपये रेंट में ऐड करे, ये कितने हो गए? 12,000, ठीक है। और 2000 रुपये आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी साइड में लिखा। ये दो काम आपने करे, इसका दो इम्पैक्ट ये है। अब मैं इससे बैलेंस शीट मिला के दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने 2000 रुपये का एडिशनल खर्चा लिखा, 10 की जगह ये 12 हो गया, ठीक है। तो मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने काले से लिखा हुआ ओरिजिनल, 50,000 का लॉस। ये लॉस बढ़ जाएगा घट जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। 2000 से इंक्रीज हो गया, इट बिकम्स 52,000। इस 52,000 को मैंने यहाँ पे लिखा, 3 लाख में से 52,000 लेस करा तो कितना हो गया? 248 और नीचे मैंने 2000 लिखा है, तो 2000 टोटल बिकम्स 2,50,000। इस साइड तो मैंने कोई छेड़ाखानी करी नहीं, तो टोटल 2.5 लाख रुपए ही रहेगा। ये बुझा ना क्या है? ये वाला 1 लाख, ये तो समझाने के लिए बताया था ना। ये टोटल क्या है? 2.5 लाख। तो टोटल मेरे 2.5 लाख ही बैलेंस शीट मेरी टैली हो गई। समझ आ गई की बात? यस सर। मैंने इसीलिए पहले कहा था कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, अगर वो आपने अपने रजिस्टर में कॉपी में लिखा है तभी अभी समझ आएगा। अभी तो मैंने 2 करी है, 6 और करनी है। जगह देख लो आपके सामने कितनी इसकी है। मैं आपको हर क्वेश्चन में, क्योंकि एक एक बेटा क्वेश्चन के लिए इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दोबारा कराना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। थर्ड से पहले इसी में से जनरल कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। ये तो मैंने रेंट आउटस्टैंडिंग लिखा, मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग भी लिख सकता था, मैं कार्टेज इनवर्ड आउटस्टैंडिंग भी लिख सकता था। कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसका प्रिंसिपल, उसका रूल क्या है? टू बी एडेड इन द रिस्पेक्टिव हेड, और दूसरा टू बी शोन अंडर लाइबिलिटी साइड एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सारे एक्सपेंसेस के लिए सेम ट्रीटमेंट है। हाँ, अब सवाल एक आता है मन में, क्या कि सर अगर उस हेड का खर्चा ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, अगर नहीं करता तो आपने अलग से लिखना है, बात खत्म। अगर ये रेंट नहीं होता हेड, तो आपने यहाँ ऐड नहीं करना, ऐड किसी में नहीं करना। आप क्या लिखते? बस टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2000, खत्म। समझ आ गई जी? क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थर्ड। चलो थर्ड पे। यस सर। थर्ड लेते हैं मशीनरी। यस, आपको आपके पास जो मशीन थी उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगानी थी, आप भूल गए। 20 दिन के बाद आपको याद आया, अरे यार मशीन को डेप्रिसिएशन तो मैं लगाना ही भूल गया। थर्ड एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। अब क्या करें? कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन लगा लो। पहली बार डेप्रिसिएशन कितनी है? मैंने तो कईयों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है, उन्हें डेप्रिसिएशन ही नहीं निकालनी आ पाती। कितनी है? बड़ी सिंपल सी बात है, 10% ऑन 10,000 है डेप्रिसिएशन। मशीन की वैल्यू है 1 लाख एंड डेप्रिसिएशन इज 10%, दैट मीन्स 10,000 इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, पहला आंसर। अब इस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट, डबल इम्पैक्ट, यानी कि दो जगह कहाँ जाएगा? कोई बता सकता है? ये सोच के एक तो बता सकते हो, 100% मुझे पता है। क्या होगा जी? यस, एनीबॉडी? मशीन से 10,000 लेस हो जाएगा। मशीन से 10,000 लेस हो जाएगा। और कोई आंसर? ये एक इम्पैक्ट बताया। अभी मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत है, चलो एक। और दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? चलिए सुनिए, डेप्रिसिएशन इज व्हाट? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी भी एसेट की वैल्यू कम होना। डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, इनकम है, क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है या लॉस है, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। अब एक्सपेंस है एक तरीके से, तो सिर्फ मन में वही सवाल आता है, जब एक्सपेंस है तो एज ए एक्सपेंस भी तो बुक करना है पहले मुझे। यस सर।
अब सवाल आता है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। मैंने तो ये एक्सक्लूजन में पढ़ा था कि किसी भी एसेट बाई चांस ये मशीनरी है, चाहे मेरी फैक्ट्री में ही क्यों ना लगी हो, इसकी डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी, तो यहाँ लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन 10,000 पहला। और दूसरा जो आपने बोला बिल्कुल सही है, इस मशीन की वैल्यू में से लेस डेप्रिसिएशन 10,000 दिस बिकम्स 90,000। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दो नो एडजस्टमेंट। अगर डेप्रिसिएशन है तो वो क्या होगी, इट विल बी शोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहली एडजस्टमेंट। और दूसरी क्या होगी, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ दैट एसेट, उस एसेट की वैल्यू में से उसको कम करना है। तो एसेट की वैल्यू भी तो कम हो गई ना, तो 1 लाख में से 10,000 90। ये समझ आ गया दोनों का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ गया, दो इम्पैक्ट कहाँ गए, राइट। यस सर। अब इससे हम बैलेंस शीट मिला के देखते हैं क्या मिल रही है। मैंने जैसे ही डेप्रिसिएशन 10,000 यहाँ लिखी, ये जो मेरा नेट लॉस 50,000 था, ये कितना हो गया, कितना हो गया जी, 62। 60,000, करेक्ट। बढ़ जाएगा ना 10,000 से, 10,000 का लॉस और लिखा है 60,000। जैसे ही मैंने यहाँ 60 लिखा, तो 3 लाख माइनस 60 कितना हो गया, 2,40,000। तो ये टोटल मेरा कितना हो गया, 2,40,000। और इधर मैंने क्या करा, 10,000 इधर माइनस करा है, तो ये भी 250 की जगह 2,40,000 हो गया। बैलेंस शीट टैली। समझ आ गई की बात। यस सर। इधर मैंने लॉस बढ़ गया 10,000 का, तो 50 की जगह मेरा 60,000, तो ये फिगर मेरी कितनी हो गई, 2,40,000। बाकी तो कुछ है ही नहीं ना यहाँ। और इधर मैंने मशीन में से 10,000 घटाए, तो 250 की जगह इसका टोटल भी 240। बैलेंस शीट इज थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट पे हो सकती है, प्लांट पे, मशीनरी पे, क्या नाम है, कोई कार हो सकती है आपकी, कुछ भी हो सकता है। सेम ट्रीटमेंट है, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड और उस एसेट की वैल्यू में से माइनस। क्लियर है जी। थर्ड, आगे चले। यस सर। नेक्स्ट, यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने बैलेंस शीट बना दी, उसके बाद आपको पता चला कि आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, आप भूल गए, ठीक है, तो अब प्रोवाइड कर दो। लेट्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी 20%, ठीक है। पहला सवाल, सॉरी, एडजस्टमेंट समझ आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% देना था, मैं भूल गया, तो अब मैं एडजस्टमेंट के थ्रू उसको सही करूँगा। पहला सवाल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम, सोच के आंसर देना। यस, एनी आंसर, सोचने बैठ गए सारे। आंसर तो दो हो। यस, इट इज एन एक्सपेंस फॉर माय बिजनेस और इनकम। सर इनकम। इनकम। कोई और आंसर? अब 19-20 बच्चे हो, दो आंसर है जी, या तो एक्सपेंस या इनकम। एक ने इनकम दे दिया, एक एक्सपेंस दे दो, कोई तो सही होगा ही होगा, कोई तीसरी तो ऑप्शन है ही नहीं कोई।
यस, इनकम है जी ये। सुनिए, कैपिटल क्या था? कैपिटल का मतलब क्या था? वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगा रखा है। लेकिन बिजनेस की डेफिनेशन के हिसाब से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या था? ये पैसा जो बिजनेस ने बिजनेसमैन को देना है ना, तभी तो इधर लाइबिलिटी साइड में है। ये पैसे देने वाले हैं सारे, लेने वाला होता तो इधर की तरफ एसेट लिखा होता। देना है, सिर्फ मैंने कैटेगराइजेशन क्या करी, अगर ओनर को देना है तो मैं उसको कैपिटल बोलता हूँ, ओनर के अलावा किसी को देना है तो अलग से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कैपिटल का मतलब ये पैसा ओनर को देना है। अब उस पैसे पे इंटरेस्ट भी देना है, उस पैसे पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना है ना, तो ये मेरे लिए इनकम कैसे हुआ जी? ये तो आई हैव टू पे, मुझे देना है, बिजनेस को देना है। बिजनेस को देना है या मिलेगा? यस, किसने आंसर दिया था? मुझे नहीं पता किसने दिया था। बिजनेस को इंटरेस्ट ये मिलेगा या बिजनेस ने देना है? बोलिए। कैपिटल का इंटरेस्ट बिजनेस पे करेगा, देना है, तो देने का मतलब क्या है? इट इज माई एक्सपेंस। ये समझ आया? क्योंकि जहां बच्चे गलती करते हैं मैं वही चीज समझाता हूँ। क्लियर है बेटा? नहीं? सुन जाते हो आप लोग बीच में? है यस, Yes, sir. ओके, सो इट इज एक्सपेंस फॉर मी पहला। अब ये समझ आ गया, चलो एक्सपेंस है। मैंने क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20%। यस, तो कितना अमाउंट हो गया जी? 20% मीन्स 60,000। मैं 60,000 का इंटरेस्ट कैपिटल पे देना भूल गया। अब उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट इफेक्ट दो जगह कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस साइड। वेरी गुड। पहला तो ये मेरा एक्सपेंस है, मैं पहले ही बोल दिया। कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट तो ये कभी हो ही नहीं सकता, तो इनडायरेक्ट है, तो मेरा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। पहला क्या लिखूंगा? मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 पहला। और दूसरा क्या होगा? ये पैसा मुझे किसको देना है? ओनर को, तो उसकी कैपिटल में ऐड कर दूंगा, खत्म। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60। ये समझ आ गया? दो एडजस्टमेंट इम्पैक्ट कहाँ जाएंगे? पहला डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा कहाँ जाएगा? एडेड इन द कैपिटल बैलेंस अंडर। दोनों इम्पैक्ट समझ आ गए? यस सर। अब बैलेंस शीट मिला के देखते हैं जी, मिलती है क्या? मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 का एक्सपेंस लिखा, तो जो मेरा ओरिजिनल 50,000 का लॉस था वो कितना हो गया? 1,10,000। ये क्लियर है? जैसे ही मैंने यहाँ 50,000 की जगह 1,10,000 माइनस करा, तो इसी में तो मैं कर रहा हूँ, इसी में मैं 1,10,000 माइनस कर रहा हूँ और इसी में मैं 60,000 जोड़ रहा हूँ। व्हाट डज इट मीन? कि मैं 50,000 माइनस कर रहा हूँ तो मेरा टोटल 2,50,000 ही रहेगा, और इधर मैंने कोई छेड़ाखानी नहीं करी, तो टोटल 2,50,000। बात समझ आ गई? 3,00,000, 1,10,000, 50,000 की जगह 1,10,000 हो गया, यानी 60,000 बढ़ाया, 60,000 बढ़ा, ज्यादा माइनस कर रहा हूँ और 60,000 ही मैं ऐड कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन ऐसी होनी है। ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 और लॉस 1,10,000, टोटल विल रिमेन सेम। मैं ये समझा। क्लियर है जी? यस, समझ आ गई जी बात? यस सर। गुड। ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट मैं भूल गया कौन सा था, नंबर चौथा था या पांचवा था? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे बिजनेस मैन बड़ा इंटेलिजेंट है ना,
बिजनेसमैन इंटेलिजेंट था, उसने कहा भाई जितने पैसे मैंने लगाए थे मुझे उसमें ब्याज चाहिए। बिजनेस उससे एक कदम आगे है, ठीक है। वो कहता है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ले रहे हो तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लूंगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये क्या होता है, इसको समझने के लिए पहली बात ड्राइंग्स क्या होती है जी, ड्राइंग्स क्या होती है, हम पहले जो ही बात ओनर कर। अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है। वेरी गुड। ड्राइंग्स मीन्स एनी अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। आप ऑफिस में बैठे हैं या अपनी शॉप पे बैठे हैं, आपको घर से फोन आया 20,000 रुपये चाहिए, आपने गले में से 20,000 निकाले और घर लिए, आप ओनर कर सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग में इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, वो आपकी ये ड्राइंग्स कहलाती है। ड्राइंग्स का मतलब आपको जो पैसे देने थे, यानी कि आपकी जो कैपिटल थी, हम उसमें से इसको माइनस कर, आपने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए थे, 20,000 आप ले गए, तो अब मुझे 1,80,000 देना। क्लियर? दैट इज, एंड द टेक्निकल टर्म इज ड्राइंग्स, एंड ड्राइंग्स आर ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। ठीक है। अब बिजनेस कहता है भाई आप साल में 10 बार ले जाते हो पैसे, हर महीने तो उठा के ले जाते हो, तो मैं भी तो उसमें ब्याज लूं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मैं लूंगा। बात समझ आ गई? मुझे उस पर इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि आप हर बार पैसे हर महीने ले जाते हो पैसे, आप मुझसे इंटरेस्ट ले रहे हो तो मैं आपसे भी इंटरेस्ट लूंगा। दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ वैसे तो मैं आंसर ऑलमोस्ट दे चुका। नाउ दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम और एक्सपेंस फॉर मी। मी मतलब बिजनेस, इनकम पहला आंसर। तो कोई एक्सपेंस वाला? यस, कोई नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिल रहा है या बिजनेस देगा? बिजनेस को मिलेगा। मिल रहा है, ओनर से मिलेगा, तो मिल रहा है तो इट इज इनकम फॉर बिजनेस। पहला आंसर। बहुत बच्चे यहाँ यही गलत करते हैं, इनकम नहीं है सर, ये एक्सपेंस है। दिस इज इनकम फॉर माय बिजनेस, पहला क्वेश्चन आंसर। ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? लेट्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000, आप इतना अमाउंट था इंटरेस्ट का तो भूल गए। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगी, बता सकता है कोई सोच के? यस, कोई आंसर दे सकता है जी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यस, नो आंसर? हाँ बोलिए। यस, नहीं आंसर देना। चलिए सुनिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मेरे लिए क्या है? मैंने बोला आपको इनकम। इनकम कौन सी इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अर्न करना बिजनेस का मेन प्रॉफिट है, मेन मोटिव है? सॉरी, नो। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट लॉस। साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जैसे ये इंटरेस्ट है, यहाँ लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000, पहला। ये समझ आ गया? यस सर। और दूसरा इम्पैक्ट उसकी कैपिटल कैपिटल में ही ऐड लेस करना है। कैपिटल में ऐड करूंगा कि लेस करूंगा? लेस। लेस करूंगा। ठीक है, मुझे लेस, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ आ गई? आई रिपीट, पहले मैं एडजस्टमेंट एंट्री कहाँ जानी है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहला इम्पैक्ट इट गोज टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा इम्पैक्ट इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, लेस, कैपिटल में से लेस होगा। ठीक है। अब
इससे हम बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं हो रही है वो देख लेते हैं जी। मैंने जैसे ही यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5000, ये मेरा जो नेट लॉस 50,000 था, ये कितना हो गया 45,000। इनकम है तो लॉस कम हो जाएगा 45,000। क्लियर। इस 50,000 की जगह मैंने यहाँ 45,000 लेस करा और इसी में मैं 5,000 ऐड कर रहा हूँ, तो इसका मतलब टोटल रिमेन 2,50,000। इधर मैंने छेड़खानी नहीं करी, टोटल रिमेन्स 2,50,000। तो बैलेंस शीट नहीं हो गई। बात समझ आ गई जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स will be shown as credit side of profit and loss account and to be subtracted from, yes, to be subtracted from capital। क्लियर है? यस सर। मतलब एक ही आंसर आता है जब से। ये सबको क्लियर है जी? यस। एक कोई और तो आंसर दे दो, नहीं देना? यस सर। यस सर क्लियर है। ओके ओके चलिए। ये मेरे को नंबर नहीं पता जी कौन सी थी, फोर्थ एडजस्टमेंट थी फिफ्थ थी? सर फिफ्थ। फिफ्थ है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट हो गया, कैपिटल का भी हो गया, ड्राइंग का भी हो गया। नेक्स्ट यस डेटर्स। मैं दो चीजें बोलता हूँ उसके साथ। फर्स्ट बैड डेट्स 2000, ठीक है, बैड डेट्स 2000। अब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट पे आ गई। हाँ 5 हो गई ना, तो मैं 3 करवाऊंगा बस, ठीक है। बैड डेट 3000। पहला सवाल मतलब क्या होता है इसका? सर वो डेटर जो हमें पैसे दिए नहीं है जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो तो डेटर्स होते हैं। नहीं वो सर तो जिनसे डेटर्स हमें होते पैसे रिकवर नहीं हुए। हैं। आप बोलना सही चाह रहे हो, बोलना सही नहीं है। जिनसे हमने पैसे लेने हैं वो तो डेटर्स हैं, और जिनसे पैसे नहीं मिलेंगे यानी डूब गए वो बैड डेटर। इस डेटर में 1,50,000 में मान लीजिए 15 लोग हैं, ठीक है। उन 15 में से एक दो तो ऐसे होंगे ना जो हमें पैसे देंगे ही नहीं, चाहे वो बैंकक्रप्ट हो जाए, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरे को उस कारण से पे नहीं जाना। वो कहते हैं जी हम तो आपको पैसे दे ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लो, है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो वो कहलाता है बैड डेट, यानी ऐसा डेटर जो बैड हो गया, जो अब आएगा ही नहीं, जो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा डेटर जो बैड हो गया, खराब हो गया, अब उससे पैसे आएंगे ही नहीं, डूब गए वो पैसे, बैड डेट्स। समझ आ गई? टर्मिनोलॉजी का मतलब ये। अब आपने बैलेंस शीट बना ली, उसके 4 दिन के बाद आपको पता चला कि जी मेरे 15,000 के बैड डेट थे, यानी 15,000 इसमें से ऐसे थे जो मेरे डूब चुके थे, मैं तो लिखना भूल गया, ठीक है। तो अब उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं जी। एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा 2 जगह जाती है, कोई सोच के आंसर दे सकता है। मैंने जिस तरीके से बोला आप आंसर दे सकते हो, आधा तो दे ही दोगे, तो कहाँ जाएगी? एक्सपेंस है सर, प्रॉफिट एंड लॉस। पहली बात कि मेरा लॉस है या एक्सपेंस है, ठीक है। सवाल फिर वही, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट तो किसी सूरत में ही नहीं हो सकता, ये तो सामान बिक गया उसके बाद पैसे लेने हैं वो डूब रहे हैं, तो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पहला। दूसरा सर सोचो एक सेकंड। हाँ बैलेंस शीट में एसेट साइड डेप्टर से लेस। वेरी गुड। मैंने 1.5 लाख रुपए डेटर से लेने थे, 15,000 डूब गए ना, तो मैं, मेरे को पता ही है ना डूब गए, तो इसका मतलब मुझे लेने ही 1,35,000 है, तो मैं उसी में से लेस करके दिखाऊंगा ना। दैट मीन्स मेरी 2 एडजस्टमेंट एंट्री क्या होंगी? पहला, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 2BD, ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड है, बैड डेट्स 15,000, और इधर मैं डेटर्स में से
लेस कर दूंगा बैड डेट 15,000 और नेट दिखाऊंगा 1,35,000। समझ आ गई? आई रिपीट वंस अगेन, बैड डेट्स एडजस्टमेंट एंट्री, पहला इम्पैक्ट इट गोज टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकेंड इम्पैक्ट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, अब मन में दो सवाल आते हैं। पहला, नहीं सॉरी बैड डेट है ना, सॉरी, पहला एक ही सवाल आता है, क्या अगर बैलेंस शीट में डेटर्स ही ना हो तो किस में से माइनस करोगे? मेरा आंसर क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर डेटर्स ही नहीं है तो बैड डेट होंगे कहाँ से? अगर आप डेटर नहीं है इसका मतलब आपने किसी से उधारी लेनी नहीं, अगर किसी से लेनी नहीं तो डूबेगी कहाँ से? तो बैड डेट होंगे ही। ये समझ आ गया? यस सर। नंबर दो, दूसरा सवाल भी एक आ जाता है कभी कभी, वैसे तो वो वैलिड नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपके डेटर्स हैं 1,50,000 के, क्या ऐसा हो सकता है कि बैड डेट 1,60,000 की हो जाए? आई रिपीट, बड़े ध्यान से सोच के आंसर देना। मैंने कहा सन्ड्री डेटर्स है 1,50,000 के, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है बैड डेट्स 1,80,000 चाहिए। इज इट पॉसिबल कि बैड डेट की फिगर इस डेटर से ज्यादा हो? यस। इज इट पॉसिबल, पूछ रहा हूं मैं। यस, क्या ये पॉसिबल है जी? नो सर। ऑब्वियसली कैसे पॉसिबल है? पैसे जितने लेने हैं उसी में से तो डूबेंगे, कोई एडिशनल पैसे थोड़ी ना डूब रहे हैं आपके। तो बैड डेट कैन नेवर बी मोर देन द डेटर्स। बात समझ आ गई जी? यस सर। ठीक है, और ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दी क्या। अच्छा सॉरी, बैलेंस शीट तो मिलाई नहीं थी। तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखना है और डेटर्स में से माइनस करना है। अब इसमें हम बैलेंस शीट मिला के देखते हैं जी। मैंने 15,000 यहाँ लिखा, तो ये जो मेरा ओरिजिनल लॉस 50,000 का था, ये कितना हो जाएगा? 65,000। जैसे ही मैं यहाँ 65,000 लेस करूंगा, तो 3 लाख में से 65 करूंगा, तो ये मेरी फिगर हो जाएगी 2,35,000। ठीक है जी, 2,35,000 आएगा इधर, मैं लिख देता हूँ 235, और इधर क्या होगा 250। मैंने इधर क्या करा था, 15,000 माइनस करा था, तो ये भी मेरा टोटल 2,35,000। समझ आ गई? मेरी दोनों बैलेंस शीट का टोटल 2,35,000, 2,35,000 अपना टैली। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट, सोच के आंसर देना, इसी से रिलेटेड है क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%। आई रिपीट, प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%। मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, फिर 1-2 मिनट दूंगा आपको, सोच के आंसर देना। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब क्या होता है? प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब है, ये बैड डेट का मतलब क्या था, ये तो पैसा डूब ही गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट मीन्स आप मान के चल रहे हो कि 10% डेटर्स ऐसे हैं जो डूब जाएंगे। यू आर क्रिएटिंग ए प्रोविजन, अभी वो डूबे नहीं है। बात समझ आ गई? आपको पता है कि मेरे को 1,50,000 रुपीज लोगों से लेने हैं, आप ये एज्यूम करते हो, प्रोविजन ही बना लेते हो कि 10% के पैसे आएंगे ही नहीं। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। और हमेशा ये परसेंटेज में दिया होगा, 5%, 10%, 12%, 15%। जितने डेटर हैं कंपनी मान के चलती है कि उसका कुछ परसेंटेज आएगा ही नहीं। बैड डेट का मतलब है रियलिटी में डूब चुका है, ये आएगा ही नहीं, 100% नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब है अभी आप अपने आप मान के चल रहे हो सकता है आ भी जाए और हो सकता है ना आए। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब समझ आ गया? यस और नो?
Yes, sir. अब आप 1 सेकंड सोचिए कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। ठीक है, मैं 1 सेकंड में वापस आ रहा हूँ, सोचिए। मनीष है क्या? मनीष, यस, हाँ जी, सोचा जी कुछ? यस बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन दोबारा बताऊं? यस सर। प्रोविजन, हम नंबर तो मुझे पता नहीं जी कौन सी एडजस्टमेंट पे है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट थी प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब है मैं ये मान के चल रहा हूं कि इतने परसेंट डेटर्स मेरे बैड हो जाएंगे। यस सर, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, ट्रीटमेंट बताओ ना क्या होगी। क्वेश्चन तो यही है, और क्या है? दो इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होंगे? सर एक प्रॉफिट अरे एंड खोल लॉस दो भैया, गाड़ी में जाना भी आज। यस, सर ये हमारा एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। हमारा एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में हो जाएगा। ओके, और सर डेटर से लेस हो जाएगा एसेट साइड। यस सर। डेटर से लेस हो जाएगा। तो ये तो सेम ही ट्रीटमेंट कर दी आपने जो बेड डेट की करी थी। बेड डेट में भी तो यही करा था, यहाँ डेबिट साइड में लिखा था और डेटर में से माइनस करा था। सेम ही ट्रीटमेंट होगी इसका मतलब। सर बैड डेब्ट माइनस करने के बाद फिर से माइनस करेंगे जितना परसेंटेज बेड हो। बेड डेट वो तो एक ही बात है। आप चाहे पहले बेड डेट माइनस करो चाहे प्रोविजन पहले माइनस करो, फर्क क्या पड़ेगा? 1,50,000 थे, 15,000 माइनस करे 135, और उसमें से फिर आपने 15,000 माइनस करे तो 120। क्या पहले दोनों ही बाई चांस 15,000 की फिगर है, कोई से भी माइनस करेगा उससे क्या फर्क है? माई पॉइंट इज, क्या इसकी ट्रीटमेंट भी सेम ऐसी ही होगी जैसी ये बेड डेट की थी? आपने यही बोला है ना, तो मैं यही कंफर्म कर रहा हूँ बस। Will the treatment be exactly same as of bed debt? घबराओ मत, कंफ्यूज मत हो, मैं कंफ्यूज करता हूँ 1 सेकंड में हो जाता हूँ। यस, द आंसर इज करेक्ट। द ट्रीटमेंट इज एग्जैक्टली सेम। जो मेरी बेड डेट की ट्रीटमेंट है वही मेरी प्रोविजन फॉर बेड डेट की ट्रीटमेंट है, लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। क्या? बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना। अगर बेड डेट भी है क्वेश्चन में और प्रोविजन फॉर बेड डेट भी है, तो जब मैं प्रोविजन फॉर बेड डेट लिखूंगा ना तो इसमें ऐड करूंगा, बेड डेट में ऐड करूंगा प्रोविजन फॉर बेड डेट। ठीक है, और पहले बेड डेट्स को माइनस करूंगा फिर प्रोविजन फॉर बेड डेट को करूंगा। पहले प्रोविजन फॉर बेड डेट माइनस नहीं कर सकता। आप जो बोलना चाह रहे थे सही बोल रहे थे, लेकिन अभी मैं इसका दूसरा कारण बताऊंगा जो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बेड डेट माइनस होगा फिर प्रोविजन फॉर बेड डेट आएगा। ये दो चीजें समझ आ गई? यस सर। ठीक है, यस। और अगर क्वेश्चन में बेड डेट नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर बेड डेट 10%, तो आपने यहाँ सिर्फ लिखना है टू प्रोविजन फॉर बेड डेट और लेस करना है लेस प्रोविजन फॉर बेड डेट। ठीक है, एग्जैक्टली ट्रीटमेंट इज सेम, तो मुझे मिलाने की जरूरत नहीं है। 15,000
सेम वही 235 आ जाएगा। लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट सुनिए, अगर क्वेश्चन में दोनों चीजें थी, बैड डेट भी और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी, ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेट की फिगर कितनी है? आई रिपीट, सेम यही क्वेश्चन है, इसमें दोनों एडजस्टमेंट है। पहले दिया हुआ है बेड डेट्स 15,000 और उसके नीचे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बेड डेट 10%। सो माय क्वेश्चन इज प्रोविजन फॉर बेड डेट की वैल्यू अमाउंट कितना होगा? अभी तो मैंने आपको आंसर दिया था 10%, 15,000 रुपये होगा, लेकिन अगर दोनों एडजस्टमेंट है तो आंसर 15,000 नहीं होगा, क्योंकि इस बेड डेट में से 15,000 तो पहले माइनस करोगे, यानी 1,35,000, जितने बचे उसी की तो प्रोविजन करोगे। जो डूब गए पैसे 15,000 तो डूब ही चुके ना, उसकी प्रोविजन क्या करनी है, वो तो डूब ही गए। 10% ऑन 135, 13,500 विल बी द प्रोविजन फॉर बेड डेट। ये समझ आ गया? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। यस सर। अगर क्वेश्चन में दोनों हैं तो पहले बेड डेट माइनस करना है, इसका मतलब ये है पहले बेड डेट माइनस करना है, जो फिगर बच गई उसका ही प्रोविजन निकालना है। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। नाउ लास्ट एडजस्टमेंट 7 हो गई ना जी। लास्ट एडजस्टमेंट, और ये लास्ट एडजस्टमेंट है और करनी भी हमेशा लास्ट में है। अगर आपको ऊपर 2, 3, 4 कितनी भी एडजस्टमेंट दे रखी है ना, तो पहले वो करेंगे और सबसे लास्ट में ही ये एडजस्टमेंट होती है। आप इसको पहले कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट बेस्ड है नेट प्रॉफिट पे। तो जब तक ऊपर की एडजस्टमेंट नहीं करोगे, करेक्टेड नेट प्रॉफिट की फिगर ही नहीं आएगी, तो इसको आप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है ना, व्हाट इज दिस एडजस्टमेंट? इसको बोलते हैं मैनेजर्स कमीशन। एडजस्टमेंट क्या है? प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। मतलब आपने एक मैनेजर रखा था जिसको आप सैलरी देते थे कितनी, जितना आपका नेट प्रॉफिट होता था उसका 10%। ठीक है, आई रिपीट, प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन, कमीशन बोलते हैं, सैलरी नहीं है, वो सैलरी तो फिक्स होती है। प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट। मेरा जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ उसका मुझे 10% कमीशन मैनेजर को देना। बात समझ आ गई? ये सब नो समझ आ गई जी या नहीं आई अभी? अब इस एडजस्टमेंट को करने के लिए मैं सबसे लास्ट में ही करूंगा ना। मान लो 4 एडजस्टमेंट और हैं, तो जब तक मैं वो चारों नहीं करूंगा मैं नेट प्रॉफिट की सही फिगर पे तो आ ही नहीं सकता ना। तो मैं मैनेजर की कमीशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डू ऑल अदर एडजस्टमेंट्स, एट लास्ट मैं मैनेजर कमीशन की एडजस्टमेंट करूंगा। क्लियर? यस बोलोगे तो आगे चलूंगा। यस सर। जी समझिए बेटा, क्लियर है जी? यस सर। गुड गुड, अब आगे चलिए, सुनिए। करने के लिए यहाँ तो बाई चांस मेरा नेट लॉस आ रहा है, मैं आपको ये जो नेट प्रॉफिट लिखा है 50,000, यहाँ चलता हूँ। मान लीजिए मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा था 50,000, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले तो मुझे और सारी एडजस्टमेंट करनी है, करने के बाद मेरा ये नेट प्रॉफिट आ रहा है 50,000। अब मुझे क्या करना है, इस 50,000 पे 10% कमीशन ही तो देनी है। तो 50,000 का 10% कितना होता है? 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। ठीक है, यस सर। आई हैव टू पे कमीशन ऑफ 5,000, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा Yes, बड़े sir. ध्यान से,
बड़े ध्यान से मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझाना है। मैं यहाँ लिखूंगा टू मैनेजर कमीशन 5000 और उसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट कितना बच जाएगा 50 माइनस 5 45। ठीक है, जान के लिखा है मैंने ये। मैंने मैनेजर कमीशन 5000 और दूसरी एडजस्टमेंट इसकी कहाँ होगी, ऑब्वियसली लाइबिलिटी में, क्योंकि मैंने ये देनी है मैनेजर्स कमीशन 5000। ठीक है, ये समझ आ गया, क्लियर है सबको? यस सर। अब पहले मैं इससे बैलेंस शीट मिला के दिखाता हूँ, फिर इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो बताऊँ। मैंने लिखा कहाँ गया जी, सॉरी, मैंने लिखा मैनेजर्स कमीशन 5000, तो इससे मैंने नेट प्रॉफिट पहले ही लिख दिया 45। अब मेरे को ये चलना है कि 45 से इसका टोटल कितना आ रहा था, ये 250 वाला टोटल है, नहीं सॉरी ये 350 वाला टोटल है। ठीक है ना, 1,50,000 प्रॉफिट का 350 टोटल था। मैंने 5000 कम करा तो 5000 का, सॉरी मैंने 5000 यही कम करा और 5000 में यही लिख रहा हूँ, तो मेरा टोटल 350 रहेगा। और इधर मैंने कोई छेड़ाखानी करी नहीं, तो मेरा टोटल वही रहेगा। बैलेंस शीट टैली हो गई, ये समझ आ गया? मुझे समझ आया तो, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगा। सर एक बार और बता दीजिए। दोबारा बता रहा हूँ। मैंने 5000 रुपये यहाँ लिखा मैनेजर कमीशन, जैसे ही 5000 लिखा, मैं इस 50,000 प्रॉफिट को लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ प्रॉफिट में निकालना है। मेरे क्वेश्चन में तो आंसर में तो लॉस आ रहा था, तो मैं मैनेजर कमीशन दे ही नहीं सकता, तो आपको समझाऊंगा कैसे। इसलिए मैं इस 50,000 प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। जब ये 50,000 प्रॉफिट था तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल 3.5 लाख था। ठीक है, जैसे ही 50,000 में मैंने 5,000 का मैनेजर कमीशन लिखी, ये प्रॉफिट कितना रह गया 45। जैसे ये 45 हुआ, इसका मतलब ये बैलेंस हो गया 345, और मैंने 5,000 मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग नहीं लिखी, तो इसका टोटल फिर दोबारा वही हो गया 3,50,000। इधर मैंने कोई छेड़ाखानी करी नहीं, तो 3,50,000 मेरा टोटल है। पहला तो ये समझ आना चाहिए। सब प्रॉफिट में से हमेशा माइनस करते हैं क्या? बेटा प्रॉफिट 50,000 की जगह 45,000 रह गया ना, ये यस सर। 50,000 45,000 रह गया, तो टोटल भी तो 345 हो गया। और मैंने यस सर। 5,000 आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 5,000 इसी साइड जोड़ा, तो टोटल फिर 350 हो गया। ओके। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैनेजर को आपने 5,000 दिए ना, तो ओनर क्या कहता है, भाई देख बड़े ध्यान से देखना, तेरी कमीशन कितनी है 5,000 और मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है 45,000। इस 45,000 का 10% करता हूँ तो यार तेरी कमीशन ज्यादा आ रही है। मुझे तो तुझे इतनी कमीशन देनी थी, तेरी कमीशन देने के बाद मुझे जो प्रॉफिट बचता उसका 10% तेरी कमीशन देनी थी, ये तो तू ज्यादा लेके जा रहा है। पॉइंट समझ आया? आई रिपीट, मेरे को जितना प्रॉफिट बचना चाहिए तुम्हारे को कमीशन देने के बाद, उसका 10% तेरी कमीशन है। यानी तेरी कमीशन देने के बाद मुझे जो फिगर बचती उसका 10% तेरी कमीशन देनी है मुझे। ये तो मेरे को बच रहा है 45,000, इसका 10% तो होता है 4,500, तुम तो ले जा रहे हो 5,000। बात समझ आ गई? तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, मैनेज प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन एट द रेट ऑफ लेट्स से चलो 10% आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। और जो ये वाला केस करा सिंपल केस, इसको कहते हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन। सिंपल केस है ये, दोनों केस है, इसमें दो केस होते हैं मैनेजर कमीशन में। कौन बच्चा आ रहा है? ठीक है, प्रोवाइड मैनेजर्स कमीशन एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी उसकी कमीशन को काटने के माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 10% कमीशन चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ आया तो क्या है ये, सिंपल मैथमेटिक्स ही तो है। आपने अब बट ये सर निकाल लिया, इलॉजिकल है ये तो। 50,000 इंटू 10/110 कर दो बस। उसमें 10/100 करा था या 100/110 करो। एक जरा फिगर निकाल के दिखाने कितनी आती है। 50,000
प्रॉफिट था ना 50,000 इंटू 10/110 क्या आता है जी? निकालिए, मैं बताऊं क्या। 50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 4545। ये समझ आ गया? यस सर। मैनेजर्स की कमीशन इतनी आ रही है, ठीक है। अब 50,000 में से इस 4545 को जरा माइनस करना, प्रॉफिट कितना बचा? 50,000 में से 4545 माइनस करना, जरा कितना आता है बताइए। ये आता है 45। 45,45455। यस सर। 45,455। बेटा ये सबको समझ आ गया? यस ये भी सर। समझ आना चाहिए, वो भी समझ आना चाहिए। मेरे मैंने कमीशन दी 10% आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट, मतलब 10/110। वो कमीशन आ रही है 4,545। 50,000 प्रॉफिट मेरे को हुआ था, ये कमीशन माइनस कर दी। अब ओनर को क्या बचा? ये क्या इसका 10% ही तो वही है? सर अगर 15% होता तो 15 15 by 115। और क्या, 15 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, फॉर्मूला ये है। ओके सर। अगर 15 होता तो 15 डिवाइडेड बाय 115, 20 होता 20 डिवाइडेड बाय 120, 120। सिंपल बात समझ आ गई? अब देखो ये जो बचा इसका 10% ही तो है ये। अब ओनर खुश है, भाई देख तेरी कमीशन, अब मेरे को जितना बच रहा है तेरी कमीशन उतनी है। उसकी कमीशन देखो 5,000 से 4500 रुपये कर दी उसने। इतना इंटेलिजेंट होता बिजनेस में। बात समझ आ गई? बिफोर चार्जिंग 5,000, आफ्टर चार्जिंग 4,545। ट्रीटमेंट सेम है, वही जो भी करी है, उसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ दो अलग अलग। और क्वेश्चन आएगा हमेशा तो कौन सा आएगा? आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग कभी नहीं। सर ऐसे ही कमीशन देते हैं क्या? क्या चीज जी, दोबारा बोलो। सर रियलिटी में ऐसे ही कमीशन देते हैं? रियलिटी में ऐसे ही देते हैं। ओके सर। तभी तो बात बनी कि भाई हम बराबर के, मेरे को जितना प्रॉफिट हुआ उसी का तो 10% दूंगा, तुम ज्यादा कैसे लेके जाओगे? ठीक है। नाउ ऑल पॉइंट्स आर क्लियर? यानी यस कि सर। हमने आज की डेट में फाइनल अकाउंट्स 1 और 2 सारा कर लिया, ठीक है। ब्लॉक 2 खत्म हो गया है, ठीक है। इससे आगे उसमें कुछ नहीं आता। मैंने 7-8 एडजस्टमेंट कराई है, आपकी बुक में ऑब्वियसली 5-6 ज़्यादा हैं, लेकिन वो नहीं आता, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बातें बस। आपको अगर एडजस्टमेंट आएंगी तो 2 एडजस्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। दो जो, एक तो आएगी आएगी। पहली एडजस्टमेंट क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आएगी आएगी, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात जो बताने वाली है वो ये है, अगर मैनेजर्स कमीशन की एडजस्टमेंट है और सबसे पहले लिखी हुई है तो गलती से सबसे पहले मत कर देना, सारी एडजस्टमेंट करना, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, क्योंकि वो तो बचेगा तब ना, सही, जब सारी एडजस्टमेंट कर लोगे उसके बाद आपने ये फिगर कैलकुलेट करना। ये समझ आ गया? और ज्यादा से ज्यादा आपको 3 या 4 एडजस्टमेंट आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। एक 3-4 भी बहुत है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी तो करना है सारा, उसके बाद एडजस्टमेंट तो उसके बाद आती है। समझ आ गई जी बात? यस सर। सो this completes your final accounts 1 and 2 both, right? अब हम आगे चलें या बहुत हो गया, ये बताइए। यस, अभी हमारा क्या बचा है? हमारी 2 क्लासेस है ना, हाँ तो कोई इशू नहीं। यस,
इसके आगे चले या रुक जाएं? ज्यादा हो रहा है, आपके ऊपर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, सर सर 5 मिनट्स रुकिए। क्या करें? बोर्ड की फोटो भेज देना सर। बोर्ड की बेटा फोटो भेज दूं? बोर्ड की फोटो क्लिक कर लो, अभी तो मैंने इसलिए तो बोला था आपको, बहुत पहले ही बोला था। सर सर कुछ क्लियर दिख नहीं नहीं आता रहा। है। तो अब तो समझ ही नहीं आएगा कुछ, अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। चलो कोई बात नहीं, भेज सर देता समझ आ हूँ। जाएगा सर, समराइज कर लेंगे हम, आप चलो भेज देना। कोई बात नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये अगर क्लियर है तो अब आगे चलें या यहीं पे फुल स्टॉप लगाना है? क्योंकि जितना टाइम बचा है, देखिए नया उसके बाद जो करना है हमने, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर, ठीक है। एक ही दिन में दोनों चैप्टर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। दोनों एक ही दिन में दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन में आज की डेट में नहीं करा सकता इसका कंसाइनमेंट का, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझाने में 15 मिनट लग जाएंगे। तो या तो मैं एक काम करता हूँ, कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यस सर। अगली क्लास तक याद रहेगा ना, क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास में अब गैप आ जाता है। सर हमारी कैन वी ट्वेंटी हैव 5? हमारी 28 को नेक्स्ट है। क्लास इज ऑन 28। हमारी, एक सेकंड, टुडे इज वेडनेसडे ना, नेक्स्ट क्लास हमारी कब है जी? पीसीओ टू, यस, 28 को संडे। सर। संडे को है 28 को। अच्छा, नाउ बोथ क्लासेस आर ऑफलाइन। ओके ओके, ऑफलाइन क्लासेस, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ठीक है, या उसी दिन समझाऊं? बोलिए, सर कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, उस दिन थोड़ा समझा। रिकैप कर दीजिएगा। अब उस दिन भी पता नहीं ना आप में से कितने होंगे, फिर आप, चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, 10 मिनट लगाता हूँ, चलो। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है जी? पहली बात, पहले मतलब पता होना चाहिए, अकाउंट तो तभी समझ में आएंगे। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, या गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या मतलब होता है? यस, तो आइडिया है किसी को? नहीं, नो, बेटा है तो जल्दी बताओ, मैं वेट करता हूँ कि शायद आंसर आ जाए। नहीं है तो सर फटाफट बता दो, मैं आंसर दे दूंगा। कोई भी सामान जो होता है, जो डिलीवरी कराते हैं, हम भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। हम्म, कोई भी सामान जो हम बेचते हैं। नहीं, जो भेजते हैं, जैसे गुड्स होते हैं, उसको कहीं भेजना हो तो वो हम्म, कंसाइनमेंट हो गया। आपने वर्ड बेचना बोला, सेल या सेंड? सेंड। सेंड, गुड। अब सुन लीजिए, चलिए, कंसाइनमेंट का मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ। आपकी एक छोटी सी स्टेशनरी की शॉप थी जनकपुरी में, मेरा तो एग्जांपल वहीं से आता है, स्टेशनरी की शॉप से, ठीक है। आपका प्रोडक्ट की डिमांड दूसरी स्टेट्स में बढ़ रही है, लेट्स से चंडीगढ़, पंजाब, किसी भी स्टेट ले लीजिए, वहाँ बढ़ रही है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या? सबसे पहली तो आप अपनी वहाँ ब्रांच खोल लो, अपना ऑफिस बनाओ और सामान बेचो, ठीक है। नंबर दो, आप कहते हो भाई मैं ये नहीं करना चाहता, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कंसाइनर, सॉरी, मैं एक बंदा, अभी मैं टेक्निकल टर्म यूज नहीं करता, सॉरी, मैं एक पर्सन को अपॉइंट करता हूँ, ठीक है, जिसको मैं अपने गुड्स भेज दूंगा और वो मेरे बिहाफ पे वहां बेच देगा, ठीक है। आई रिपीट, मैं एक पर्सन अपॉइंट करता हूँ जो वहीं का बेस्ड है, यानी जिस स्टेट में है मेरा बिजनेस डिमांड बढ़ रही है, उस स्टेट में रहता है। मैं उसको अपना एजेंट, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, उसको सामान भेज दूंगा, बेच नहीं दूंगा, उसको सामान भेज दूंगा और वो मेरे बिहाफ पे बेच देगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जो एग्रीमेंट बोलते हैं, कंसाइनमेंट एग्रीमेंट। और मैं कौन हूँ? कंसाइनर, भेजने वाला। जिसको भेज रहा हूँ वो कौन है? कंसाइनी। जिसको सामान मिल रहा है वो है कंसाइनी। समझ आ गई? यस सर। अब मैं ये क्यों करता हूँ, सॉरी ये तो आप बताए नहीं। अगर मैं पहली ऑप्शन पे जाता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे ऑफिस सर्च करना पड़ेगा, हो सकता है मैं खरीदूं, हो सकता है मैं किराए पे लूं, फिर मुझे उस ऑफिस को मेंटेन करना पड़ेगा,
मुझे वहाँ स्टाफ रखना पड़ेगा, मुझे रोजमर्रा की एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मुझे ये सारे काम करने पड़ेंगे अगर मैं वहाँ पर अपना एक ऑफिस बनाना चाहता हूँ। सर मैं आना कहता हूँ जाना भी पड़ेगा वहाँ पे। चलो आना जाना भी पड़ेगा, मैं कहता हूँ मेरे को इतनी टेंशन मैं नहीं रख सकता, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं एक बंदे को अपॉइंट कर देता हूँ, सामान वहाँ भेजूंगा, उसकी खेचड़ा सारी वो अपने आप मैनेज करेगा, मुझे कुछ नहीं करना। ऑब्वियसली मुझसे कमीशन चार्ज करेगा, आई एग्री, फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन मेरी टेंशन बड़ी कम हो जाती है। सो दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसाइनमेंट अराइजेस, कि मैं इस खेचड़ से बचना चाहता हूँ। नहीं तो मैं अपना ऑफिस खोल देता पंजाब में, मुझे क्या दिक्कत है, मैं इतनी खेचड़ अभी नहीं चाहता। तो मैंने एक कंसाइनमेंट एजेंट, जिसको मैं कंसाइनी वर्ड यूज करता हूँ, मैंने अपॉइंट करा, वो मेरे सामान को अपने पास रख लेगा, मैं उसको सामान बेच दूंगा और जैसे जैसे कहूँगा वो वैसे वैसे सामान सेल कर देगा और मुझसे क्या चार्ज करेगा, कमीशन। ये है कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हुई, दो, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी। दो लोगों की किताबें बनेंगी, बुक्स ऑफ कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइनी, ठीक है। अब मैं लाइव एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैं कंसाइनर हूँ, यानी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पंजाब में बढ़ रही है, मैंने मिस्टर ए ऑफ पंजाब को अपॉइंट करा, मैंने उसको सामान भेजा, बेचा नहीं, भेजा, ठीक है, कि आप मेरे ब्याह पे सामान वहां पर सेल करोगे। तो अब दो लोगों की बुक्स बनेंगी, बुक्स ऑफ मिस्टर मनीष एंड बुक्स ऑफ मिस्टर ए। मेरी बुक्स में क्या बनेगा, मेरी बुक्स में दो अकाउंट बनेंगे। कौन से, पहला बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा बनेगा मिस्टर ए अकाउंट। इसका भी तो हिसाब रखना है ना मुझे। मैं रिपीट करता हूँ, मेरी बुक्स में दो अकाउंट बनेंगे, कौन से, मैं कौन हूँ, कंसाइनर, बुक्स ऑफ कंसाइनर, दो अकाउंट, सिर्फ दो लेजर बनेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट, यानी मिस्टर ए अकाउंट। अब कंसाइनमेंट अकाउंट का, सॉरी चलो पहले दूसरा आंसर देता हूँ। और इस मिस्टर ए की बुक्स में क्या बनाएगा, अपनी बुक्स में ये बनाएगा सिर्फ एक अकाउंट, मिस्टर मनीष, यानी कंसाइनर का अकाउंट, कि भैया कितना सामान आया था, कितना सामान बिक गया, क्या मैं उसको दे चुका हूँ, कितनी मुझे कमीशन मिल चुकी है, एंड बस ये हिसाब रखना है। उसको लॉस प्रॉफिट से मतलब नहीं है, लॉस प्रॉफिट से किसको मतलब है, मुझे, इसलिए मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है, कि मुझे वो कंसाइनमेंट जो मैंने ए को भेजी थी, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, दैट्स ऑल, उसको जानने के लिए मैं बनाता हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनी को मैंने कितने पैसे दे दिए, सॉरी उसने मुझे कितने पैसे वापस दे दिए, उससे क्या लेना है, उसका हिसाब करने के लिए मैं बनाता हूँ कंसाइनी का अकाउंट। और कंसाइनी अपनी बुक्स में बनाएगा मेरा अकाउंट, कि भैया मेरे पास इतना सामान आया था, इतना मैंने बेच दिया, इतने पैसे मैं दे चुका, इतने पैसे मैंने और देने हैं, दैट्स ऑल। बात समझ आ गई। यस सर। अब बनाने तो तीन अकाउंट होते हैं, लेकिन आपको क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ एक। कौन सा, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर सिर्फ एक अकाउंट बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। और कंसाइनमेंट अकाउंट ऐसे समझ लीजिए फिलहाल के लिए, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का मिक्सचर, ठीक है। रूल वही है सारे, इधर एक्सपेंस, इधर सेल, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ तो एक सेकंड के लिए पूरा फॉर्मेट ही बता दूं कंसाइनमेंट अकाउंट का। सुनिए, कंसाइनमेंट अकाउंट का पूरा फॉर्मेट, सबसे पहले क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक। पहला सवाल, क्या ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर मैंने कंसाइनमेंट आज भेजी, वो बिक गई, फिर दूसरी भेज दी, मैं तो बेचता रहता हूँ ना, मेरा एजेंट है वो, पक्का साल के लास्ट में कुछ स्टॉक उसके पास बच सकता है, अगर बच गया तो अगले साल के लिए ओपनिंग तो होगा ही होगा ना, ओपनिंग स्टॉक हो सकता है। पहला टू ओपनिंग स्टॉक, मैं डेबिट साइड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या आता है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वहां आता था टू परचेजेस, यहाँ क्या आएगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद क्या आता था, खर्चे, एक्सपेंसेस आते थे ना, यहाँ भी एक्सपेंस आएंगे, लेकिन फर्क क्या है,
अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना, एक्सपेंस कैसे हो सकते हैं? पहला एक्सपेंसेस वो जो कंसाइनर ने करे हो, दूसरे वो जो कंसाइनी ने करे हो। ठीक है, कोई भी कर सकता है एक्सपेंस, कंसाइनर भी और कंसाइनी भी। तो जो कंसाइनर के एक्सपेंस है वो हम क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट, और उसके बाद 1 2 3 4 करके सारे एक्सपेंस लिखते हैं और इकट्ठा टोटल करते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई? दोबारा बोल रहा हूँ। नो सर, आगे समझ सर। क्लियर है जी? टू बैंक अकाउंट कंसाइनर, क्योंकि मेरी बुक्स में बन रहा है ना, तो मेरे खर्चे बैंक या कैश से होंगे, टू बैंक। ठीक है, और मैं एक एक करके खर्चे उसके नीचे लिखता जाऊंगा। ठीक है, और जो कंसाइनी ने खर्चे करे वो मैं लिखूंगा उसके नाम से, टू मिस्टर ए। उसके नीचे लिखूंगा मान लीजिए सैलरी, इंश्योरेंस, अनलोडिंग एक्सपेंस, जो भी करे उसने वो उसके नीचे लिखूंगा। ठीक है, अभी तक फॉर्मेट से बता रहा हूँ बस मैं। खर्चे हो गए, इसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई लेने देना नहीं है, मुझे तो प्रॉफिट निकालना है सिंपल। ठीक है, एक ही अकाउंट है, दोनों के खर्चे आ गए। उसके बाद क्या आता है? एक वर्ड और, कमीशन। कंसाइनी कंसाइनी को जो मैंने कमीशन दी, कमीशन हमेशा अलग से प्रेजेंट होती है और उसके नाम से होती है, टू मिस्टर ए ब्रैकेट में कमीशन, जितने भी कमीशन है, खत्म। इसके अलावा डेबिट साइड में और कुछ नहीं हो सकता। ओपनिंग स्टॉक आ गया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ गए, दोनों के एक्सपेंसेस आ गए और कंसाइनी की कमीशन आ गई, और कुछ नहीं होगा। क्रेडिट साइड में क्या होगा? बाय सेल्स, कंसाइनी ने जितना सामान बेचा, सेल। और दूसरा वर्ड क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक, अगर कोई बचा है तो, बाय क्लोजिंग स्टॉक, दैट्स ऑल। अब दोनों साइड का टोटल करो, सेम मेथड वही है जो अभी पढ़ा था। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट ऑन, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं वर्ड होता, क्या होता है? प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इधर फिगर लिखनी है, तो बाय लॉस ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? तो सॉरी, चैप्टर बात समझ आ गई? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ व्हाट? दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कंसाइनमेंट बुक। कंसाइनमेंट अकाउंट, राइट? बस हम फिलहाल के लिए बेटा यहीं रुकते हैं, क्योंकि इसके बाद अब मेरे को मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, कराऊंगा, इट विल टेक मिनिमम 30 to 40 मिनट्स। ठीक है, सो याद रखिएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट जो अभी मैंने आपको कराया, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रैक्टिकल से इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ इफ एनी डाउट, इफ एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी, अदरवाइज मैं क्लास वाइंड अप करूंगा। यस, क्या नहीं चल रहा भाई? क्या चीज जी? ओके, सो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ जी। ओके, नो पॉइंट। ओके सर सर। नेक्स्ट क्लास भी ऑनलाइन होगी? ओके, नहीं नेक्स्ट क्लास आपकी अभी तो बताया 28 को है, एंड दैट इज ऑफलाइन, वो कॉलेज में है। फिर उसका टाइम भी डिफरेंट है शायद, 12 to 2, नहीं, हाँ 12 to 2, राइट? ओके सर। चलिए, ओके जी, ओके।